नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हम अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सन 1954 से पहले दुनिया का मानना था कि कोई भी इंसान 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम समय में तय नहीं कर सकता। डॉक्टर्स का तो यहां तक कहना था कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसका दिल फट सकता है। लेकिन रॉजर बैनिस्टर नाम के एक एथलीट ने इस मानसिक बाधा को तोड़ा और 3 मिनट 59 सेकंड में दौड़ पूरी की। कमाल की बात यह नहीं थी कि उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, बल्कि कमाल ये था कि उनके इस रिकॉर्ड बनाने के अगले 18 महीनों के भीतर ही 12 और लोगों ने यह कारनामा कर दिखाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके दिमाग से वो लिमिटेशन हट गई थी। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही मानसिक दीवारें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और आज हम उन हिडन किताबों की बात करेंगे जो इन दीवारों को गिराने का दम रखती हैं। किताबों की इस दुनिया में कुछ ऐसे पन्ने दबे हुए हैं जिन्हें अक्सर मुख्य धारा की चमक दमक में लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो इन तक पहुंच जाता है उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। पहली ऐसी ही एक अनमोल किताब है विन योर इनर बैटल्स, जो डैरियस फॉरोक्स द्वारा लिखी गई है। ये किताब उस सबसे बड़े दुश्मन की बात करती है जो हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठा है, वो है हमारा डर। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असल में हम अपने भीतर चल रहे युद्धों में हार रहे होते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रातों रात मिल जाएगी, बल्कि ये छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। अगर आप आज के छोटे से डर को जीत लेते हैं तो कल आप बड़े पहाड़ों को हिलाने का साहस रख पाएंगे। ये किताब एक मिरर की तरह काम करती है, जो हमें दिखाती है कि कैसे हम खुद को ही पीछे खींच रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक और ऐसी किताब का जिक्र करना जरूरी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है द फ्लिंच, जिसे जूलियन स्मिथ ने लिखा है। ये किताब हमें उस क्षण के बारे में बताती है जब हम किसी चुनौतीपूर्ण काम को करने से पहले हिचकिचाते हैं या पीछे हटते हैं, जिसे लेखक फ्लिंच कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ठंडे पानी से नहाने से पहले की वो झिझक या किसी अजनबी से बात करने से पहले की वो घबराहट। स्मिथ कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको इस फ्लिंच का सामना करना सीखना होगा। ये किताब आपको कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है और सिखाती है कि कैसे डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाना ही असली जीत है। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग मैनुअल है जो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूती के लिए तैयार करती है। अब बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो सफलता के पारंपरिक नियमों को चुनौती देती है, सो गुड दे कांट इग्नोर यू, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि फॉलो योर पैशन, यानी अपने जुनून का पीछा करो, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह सलाह खतरनाक हो सकती है। वे तर्क देते हैं कि जुनून पहले से मौजूद नहीं होता, बल्कि जब आप किसी काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि कोई आपको नजरअंदाज न कर सके तो जुनून अपने आप पैदा हो जाता है। वे क्राफ्ट्समैन माइंडसेट की बात करते हैं, जहां फोकस इस बात पर होता है कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, न कि इस पर कि दुनिया आपको क्या दे सकती है। ये नजरिया आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को देखने का तरीका बदल देता है और आपको एक एवरेज इंसान से एक लेजेंड बनाने की दिशा में ले जाता है। इसी क्रम में द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट, जिसे डेविड रॉबसन ने लिखा है, एक अत्यंत शक्तिशाली किताब है जो ये बताती है कि हमारे विचार हमारे शरीर और किस्मत पर कैसे असर डालते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये विज्ञान है। रॉबसन रिसर्च के जरिए बताते हैं कि अगर आप ये मान लेते हैं कि आप थके हुए हैं तो आपका शरीर वास्तव में थकने लगता है, और अगर आप अपनी उम्र को केवल एक नंबर मानते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल उम्र भी धीमी हो सकती है। हमारी उम्मीदें हमारे अनुभव का निर्माण करती हैं। अगर हम इन छुपी हुई मानसिक शक्तियों को समझ लें तो हम अपनी सेहत से लेकर अपनी सफलता तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम जैसा देखते हैं दुनिया हमारे लिए वैसी ही बनती जाती है। अंत में अगर हम एटॉमिक हैबिट्स जैसे बड़े नामों से हटकर टाइनी हैबिट्स या बर्ड बाय बर्ड जैसी किताबों की बात करें तो हमें समझ आता है कि महानता रातों रात नहीं आती। एन लेमॉट की बर्ड बाय बर्ड वैसे तो लिखने की कला पर है, लेकिन ये जीवन जीने की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी देती है। जब हम किसी बहुत बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे एक एक पंछी को गिनना, तो हम किसी भी मुश्किल काम को पूरा कर सकते हैं। ये किताब धैर्य और निरंतरता का वो पाठ पढ़ाती है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं भूल गए हैं। इन किताबों का सार यही है कि बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है, और अक्सर सबसे गहरे सच उन किताबों में छिपे होते हैं जिन्हें लोग कम पढ़ते हैं। अगर हम और गहराई में उतरें तो एक ऐसी किताब का नाम आता है जो अक्सर उन लोगों के बीच चर्चा में रहती है जो मानसिक शांति और सफलता के बीच एक पुल बनाना चाहते हैं। द एंटीडोट, हैप्पीनेस फॉर पीपल हु कांट स्टैंड पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे ओलिवर बर्कमैन ने लिखा है।
ये किताब उन लोगों के लिए एक वरदान है जो हर वक्त सकारात्मक रहने के दबाव से थक चुके हैं। बर्कमैन एक बहुत ही दिलचस्प विचार पेश करते हैं जिसे द नेगेटिव पाथ टू हैप्पीनेस कहा जाता है। वे कहते हैं कि जितना अधिक हम खुशी के पीछे भागते हैं उतनी ही वो हमसे दूर होती जाती है। इसके बजाय अगर हम अपनी अनिश्चितता, असुरक्षा और यहाँ तक कि अपनी विफलता को स्वीकार करना सीख लें तो हम एक गहरे स्तर की शांति पा सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे पुराने दार्शनिकों जैसे कि स्टोइक्स ने सदियों पहले ही वो रहस्य खोज लिया था जिसे आज की मॉडर्न दुनिया हैक करने की कोशिश कर रही है। ये सोचना कि सब कुछ हमेशा ठीक रहेगा एक भ्रम है। असली ताकत इस बात में है कि जब कुछ भी ठीक ना हो तब भी आप स्थिर रह सके। इसी कड़ी में एक और हिडन जेम है असेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस, जिसे ग्रेग मैकियोन ने लिखा है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हर वक्त नोटिफिकेशंस और सूचनाओं के बोझ तले दबे हुए हैं, ये किताब हमें ना कहने की ताकत सिखाती है। असेंशियलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप कम काम करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ वही काम करें जो वाकई ज़रूरी है। लेखक एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं कि अगर आप अपनी अलमारी को साफ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उन कपड़ों को नहीं हटाना चाहिए जिन्हें आप नहीं पहनते, बल्कि आपको हर कपड़े से ये पूछना चाहिए कि क्या मुझे इस कपड़े से प्यार है। जिंदगी में भी हमें अपनी ऊर्जा को 10 अलग अलग दिशाओं में एक एक इंच बढ़ाने के बजाय एक ही दिशा में 1 मील आगे ले जाने पर ध्यान देना चाहिए। ये किताब उन लोगों के लिए एक आईना है जो बिजी होने को प्रोडक्टिव होना समझ लेते हैं। आगे बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो हमारे काम करने के नज़रिए को पूरी तरह बदल देती है, डीप वर्क, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। हालांकि कैल न्यूपोर्ट का नाम अब धीरे धीरे मशहूर हो रहा है, लेकिन उनकी ये किताब आज के डिस्ट्रैक्शन वाले दौर में किसी सीक्रेट वेपन से कम नहीं है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में सिर्फ वही लोग सफल होंगे जिनके पास बिना विचलित हुए घंटों तक एक ही काम पर फोकस करने की क्षमता होगी। वे इसे सुपर पावर कहते हैं। आज जब हम हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हैं तो हमारे दिमाग की गहराई में सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकलकर अपने काम में वो फ्लो स्टेट हासिल की जाए जहां से मास्टरपीस निकलते हैं। ये कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि एक सख्त गाइड है जो आपको आपकी खोई हुई एकाग्रता वापस दिला सकती है। अब एक ऐसी किताब का जिक्र करना जरूरी है जो मनोविज्ञान और व्यापार के संगम पर खड़ी है, इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, जिसे रॉबर्ट चियाल्डिनी ने लिखा है। हालांकि ये मार्केटिंग की दुनिया में एक बाइबल मानी जाती है, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये उसके व्यवहार को समझने का एक अद्भुत जरिया है। चियाल्डिनी 6 ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताते हैं जिनसे लोग दूसरों की बात मान लेते हैं। इसे पढ़कर आपको समझ आएगा कि कैसे सेल लगाने वाले, राजनीता और यहाँ तक कि आपके दोस्त भी अनजाने में आपको प्रभावित कर रहे होते हैं। जब आप इन हिडन ट्रिगर्स को समझ जाते हैं तो न केवल आप दूसरों को बेहतर तरीके से अपनी बात समझा पाते हैं, बल्कि आप दूसरों के हेर फेर से भी बच जाते हैं। ये किताब आपके दिमाग के उन दरवाजों को खोल देती है जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था कि वे बंद है। इंसानी स्वभाव की बात चली है तो लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का नाम न लेना रॉबर्ट ग्रीन के साथ नाइंसाफी होगी। ये एक काफ़ी मोटी किताब है और शायद इसीलिए बहुत से लोग इसे शुरू करने से डरते हैं, लेकिन इसके हर पन्ने पर जीवन का एक ऐसा कड़वा सच लिखा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि इंसान जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। हमारे अंदर जलन, अहंकार और आक्रामकता के जो बीज दबे हुए हैं, ये किताब उन्हें पहचानना सिखाती है। जब आप अपनी और दूसरों की कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दुनिया के साथ ज्यादा चालाकी और समझदारी से पेश आते हैं। ये किताब आपको एक ऑब्जर्वर बना देती है, जिससे आप जिंदगी के खेल को शतरंज के खिलाड़ी की तरह देख पाते हैं, न कि उस मोहरे की तरह जो दूसरों के इशारों पर चलता है। इन सभी किताबों में एक बात कॉमन है, ये सभी हमें सतही ज्ञान से ऊपर उठाकर वास्तविकता से मिलवाती हैं। ये हमें वो नहीं बताती जो हम सुनना चाहते हैं, बल्कि वो बताती हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। चाहे वो द वॉर ऑफ आर्ट में स्टीवन प्रेसफील्ड का रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो, जो हमें बताता है कि क्यों हम अपने सबसे ज़रूरी काम को कल पर टालते हैं, या फिर मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल का वो सबक कि हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके प्रति अपने नज़रिए को ज़रूर बदल सकते हैं। ये किताब केवल कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उन महान दिमागों के जीवन का निचोड़ है जिन्होंने अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया। जब आप इन छिपे हुए खजानों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके पास जो समस्याएं हैं उनका समाधान सालों पहले किसी ने किसी किताब के पन्नों में लिखकर छोड़ दिया था।
अगर हम मानसिक मजबूती और व्यक्तित्व के उस हिस्से की बात करें जिसे हम अक्सर दुनिया से छिपा कर रखते हैं, तो एक ऐसी किताब सामने आती है जो शायद इस पूरी लिस्ट की सबसे साहसी किताब है, डेयरिंग ग्रेटली, जिसे ब्रेने ब्राउन ने लिखा है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि अपनी कमजोरी या अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाना एक हार है, लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि अपनी कमियों को स्वीकार करना और उनके साथ दुनिया के सामने खड़े होना ही असली बहादुरी है। ये किताब हमें उस परफेक्शन के जाल से बाहर निकालती है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, जब हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी या जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, तब हम प्यार और सम्मान के काबिल होंगे। लेकिन ये किताब सिखाती है कि आप आज इसी वक्त जैसे भी हैं, आप पर्याप्त हैं। ये सोच आपके अंदर से उस डर को निकाल देती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, और यही वो बिंदु है जहां से एक इंसान की असली ग्रोथ शुरू होती है। इसी गहराई में एक और मास्टरपीस छिपा है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा ने लिखा है। ये किताब जापानी दर्शन और एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित है। इसका टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है, नापसंद किए जाने की हिम्मत। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में बिता देते हैं, और अंत में हम खुद को ही खो देते हैं। ये किताब एक दार्शनिक और एक युवा के बीच के संवाद यानी डायलॉग के रूप में लिखी गई है, जो हमें ये समझाती है कि आपकी खुशियां आपके हाथ में हैं, दूसरों के हाथ में नहीं। वे कहते हैं कि आपकी समस्याएं आपकी हैं और दूसरों की समस्याएं उनकी हैं। इसे वे टास्क्स का बंटवारा कहते हैं। जब आप दूसरों के काम में दखल देना बंद कर देते हैं और दूसरों को अपने जीवन में दखल देने की अनुमति नहीं देते, तब आप वाकई आज़ाद होते हैं। ये आज़ादी ही आपको वो काम करने की शक्ति देती है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। अब जरा रुख करते हैं उस चीज की तरफ जो हमारी सफलता की नींव है, हमारा अनुशासन। लेकिन ये अनुशासन आर्मी वाला अनुशासन नहीं, बल्कि द डेली स्टोइक जैसी किताब से मिलने वाला मानसिक अनुशासन है। रायन हॉलिडे की ये किताब मार्कस ऑरेलियस और सेनेका जैसे महान स्टोइक दार्शनिकों के विचारों को आज की भाषा में पेश करती है। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सबक ये है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे ट्रैफिक, मौसम या दूसरों की राय। ये किताब हमें हर दिन एक छोटा सा विचार देती है जो हमें वापस उस चीज पर फोकस करना सिखाता है जो हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारे अपने विचार और हमारे अपने एक्शन। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ से आधी से ज्यादा चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी किताब का जिक्र करना भी जरूरी है जो आपके समय को देखने का नजरिया बदल देगी, 4000 वीक्स, टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स, जिसे ओलिवर बर्कमैन ने ही लिखा है। हम सब टाइम मैनेजमेंट की ऐसी तकनीकों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें और अधिक काम करने में मदद करें, लेकिन बर्कमैन एक कड़वा सच हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि एक औसत इंसान की जिंदगी में केवल 4000 हफ्ते होते हैं। हम कभी भी सब कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये बात स्वीकार करना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आप उन चीजों को चुनना शुरू करते हैं जो वाकई आपके लिए मायने रखती हैं। ये किताब आपको टू डू लिस्ट के अंतहीन चक्र से बाहर निकालकर वर्तमान पल की अहमियत समझाती है। ये सिखाती है कि समय को इस्तेमाल करने के बजाय समय को जीना कैसे है। इंसानी दिमाग की एक और दिलचस्प परत को खोलती है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन ने लिखा है। हालांकि ये एक भारी किताब लग सकती है, लेकिन इसके अंदर जो जानकारी है वो किसी भी जादू से कम नहीं है। काहनमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम काम करते हैं, सिस्टम 1 जो तेज और सहज है, और सिस्टम 2 जो धीमा और तार्किक है। हमारी ज्यादातर गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम सिस्टम 1 का इस्तेमाल वहां कर लेते हैं जहां सिस्टम 2 की जरूरत होती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी खुद की सोच पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। आप समझ पाते हैं कि क्यों आप कुछ खास तरह के विज्ञापनों की तरफ खींचे चले जाते हैं, या क्यों आप अक्सर गलत फैसले लेते हैं। ये किताब आपके दिमाग का ऑपरेटिंग मैनुअल है, जिसे पढ़ने के बाद आप अपनी बुद्धि का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके साथ ही हमें अपनी आदतों के पीछे के विज्ञान को भी समझना होगा। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स तो सबने सुनी है, लेकिन द पावर ऑफ हैबिट, जिसे चार्ल्स डुहिग ने लिखा है, वो इस विषय की जड़ तक जाती
सिखाती है। डोहिग हमें हैबिट लूप के बारे में बताते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। वे समझाते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस लूप का इस्तेमाल करके हमें अपनी चीज़ों का आदी बनाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस लूप को समझकर हम अपनी बुरी आदतों को बदल भी सकते हैं। वे कीस्टोन हैबिट्स की बात करते हैं, एक ऐसी आदत जिसे बदलने से आपकी जिंदगी के बाकी हिस्से अपने आप सुधरने लगते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना या हर दिन एक्सरसाइज करना। ये किताब आपको वो माइक्रो लेवल की समझ देती है जिससे आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इन किताबों का सफर हमें एक ऐसी जगह ले आता है जहां हम ये महसूस करते हैं कि सेल्फ हेल्प का मतलब सिर्फ फील गुड करना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों का सामना करना और उन पर काम करना है। ये किताबें हमें सिखाती हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे वो कांट हर्ट मी में डेविड गॉगिन्स का वो जज्बा हो कि आपका दिमाग तब रुकने को कहता है जब आप केवल 40% थक चुके होते हैं, या फिर एसेंशियलिज्म का वो सबक कि कम ही ज्यादा है। हर किताब एक नया चश्मा है जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं। अक्सर हम उन किताबों को ढूंढते हैं जो बहुत ज्यादा बिक रही होती हैं, लेकिन असली बदलाव उन किताबों से आता है जो हमारे दिल के किसी अनकहे सवाल का जवाब दे जाती हैं। ये हिडन किताबें वही जवाब हैं जो सालों से आपकी अलमारी में या किसी लाइब्रेरी के कोने में आपका इंतजार कर रही थीं। अगर हम थोड़ा और पीछे मुड़कर देखें तो एक ऐसी किताब है जो आज के दौर में और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। उसका नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म, जिसे फिर से कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। ये किताब सिर्फ फ़ोन छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी अटेंशन की चोरी को रोकने के बारे में है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की टेक कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी स्क्रीन से नजरें ना हटाएं। वे इसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम सोशल मीडिया के लाइक और कमेंट के चक्रव्यूह से निकलकर उन चीज़ों में वक्त बिताएं जो वाकई हमारे जीवन को अर्थ देती हैं, जैसे कि हाथ से कुछ बनाना, प्रकृति में टहलना या किसी दोस्त के साथ बिना फ़ोन के बैठना। ये किताब आपको याद दिलाती है कि आपकी एकाग्रता ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और इसे मुफ्त में बांटना बंद करना होगा। इसी मानसिकता के साथ जुड़ी एक और अद्भुत किताब है द माउंटेन इज यू, जिसे ब्रायना वेस्ट ने लिखा है। अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली रुकावटों के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये किताब बड़े ही प्यार से हमें बताती है कि वो पहाड़ जो आपका रास्ता रोक रहा है वो असल में आप खुद ही हैं। ये सेल्फ सैबोटाज यानी खुद का नुकसान करने की आदत पर बात करती है। हम क्यों जानते हुए भी कि कोई चीज़ हमारे लिए बुरी है उसे बार बार करते हैं। वेस्ट समझाती हैं कि ये हमारे दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है जो हमें बदलाव से डराता है। ये किताब आपको खुद से लड़ना नहीं बल्कि खुद को समझना सिखाती है। जब आप अपनी आंतरिक उलझनों को सुलझा लेते हैं तो बाहर का पहाड़ अपने आप छोटा लगने लगता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो एक ही तरह की गलतियों के लूप में फंसे हुए हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी किताब का जिक्र करना जरूरी है जो आपको पैसे और खुशी के बीच का सही संतुलन सिखाएगी, डाई विद जीरो, जिसे बिल परकिंस ने लिखा है। ये परंपरागत बचत सेविंग की सलाह के बिल्कुल विपरीत जाती है। परकिंस कहते हैं कि हम अपनी जवानी का सबसे अच्छा समय पैसा कमाने में लगा देते हैं और उसे तब खर्च करने की योजना बनाते हैं जब हमारा शरीर उस पैसे का आनंद लेने के लायक नहीं बचता। वे नेट वर्थ के बजाय लाइफ वर्थ को बढ़ाने की बात करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे सही समय पर पैसे को अनुभवों में यानी एक्सपीरियंसेस में बदलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी यादों का एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती जाए। ये किताब आपको अपनी बकेट लिस्ट को कल पर टालने के बजाय आज जीने के लिए प्रेरित करती है। बात अगर गहराई की हो रही है तो द अनटेदर्ड सोल, जिसे माइकल सिंगर ने लिखा है, उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। ये किताब उस आवाज़ के बारे में है जो आपके सिर के अंदर लगातार बोलती रहती है, जिसे हम अपना इनर डायलॉग कहते हैं। सिंगर पूछते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप वो आवाज़ हैं या आप वो हैं जो उस आवाज़ को सुन रहा है? ये छोटी सी समझ आपको आपकी चिंताओं, आपके गुस्से और आपके अतीत के बोझ से आज़ाद कर सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने अंदर के उस परम साक्षी विटनेस को जगाया जाए जो जीवन के उतार चढ़ाव को बिना परेशान हुए देख सके। जब आप अपने विचारों से खुद को अलग करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मानसिक रूप से विचलित नहीं कर सकती। इन सब के बीच एक और किताब है जो हमें सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम से आती है।
एटॉमिक हैबिट्स की छाया में दबी एक और किताब है सिस्टमोलॉजी, जिसे डेविड जेनिन्स ने लिखा है। हालांकि ये बिजनेस के लिए लिखी गई है, लेकिन ये जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। हम अक्सर अपने लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जेनिन्स कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर पर गिर जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में एक सही सिस्टम नहीं है, तो आपकी सारी मोटिवेशन कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी दिनचर्या को एक मशीन की तरह सेट किया जाए, ताकि सफलता एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाए। इन सभी हिडन किताबों का एक ही संदेश है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है, और हम भी वैसे नहीं हैं जैसा हम खुद को समझते हैं। हमारे अंदर क्षमताओं का एक बहुत बड़ा महासागर है, बस हमें सही चाबी की तलाश है जो उन दरवाजों को खोल सके। ये किताबें वो चाबियां हैं जिन्हें लोग अक्सर भीड़ में खो देते हैं। जब आप इन पन्नों को पलटते हैं तो आप केवल शब्द नहीं पढ़ते, बल्कि आप उन लोगों के अनुभवों के साथ अपनी नई पहचान बुनते हैं। 60 मिनट की ये चर्चा शायद खत्म हो जाए, लेकिन इन किताबों से मिलने वाली सीख आपके साथ ताउम्र रहेगी। हर एक पैराग्राफ, हर एक विचार आपके अंदर एक छोटा सा बदलाव लाएगा, और यही छोटे बदलाव एक दिन एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले लेंगे। जीवन को बदलने के लिए पूरी लाइब्रेरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सिर्फ एक सही किताब का एक सही पन्ना ही काफी होता है। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं और उन किताबों की बात करें जो हमारे सोचने के तरीके को ब्रेन लेवल पर रीवायर कर सकती हैं, तो कीप शार्प, जिसे डॉक्टर संजय गुप्ता ने लिखा है, एक बेहद ज़रूरी नाम है। अक्सर हम अपनी बॉडी और करियर को बेहतर बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने सबसे ज़रूरी अंग यानी अपने दिमाग को भूल जाते हैं। डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग का कमज़ोर होना अनिवार्य नहीं है। आप 80 की उम्र में भी 30 जैसा तेज़ दिमाग रख सकते हैं। वे ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात करते हैं और समझाते हैं कि कैसे नई चीज़ें सीखना, सही नींद लेना और यहाँ तक कि सामाजिक मेलजोल हमारे न्यूरॉन्स को जवान रखता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी बुद्धि एक ऐसी मांसपेशी है जिसे अगर सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो ये मरते दम तक हमारा साथ दे सकती है। इसी तरह एक और किताब जो आपको अपनी सीमाओं के पार ले जा सकती है वो है लिमिटलेस, जिसे जिम क्विक ने लिखा है। जिम बचपन में एक ब्रेन इंजरी का शिकार हुए थे और उन्हें वो लड़का जिसका दिमाग टूट गया है कहा जाता था, लेकिन उन्होंने खुद को सिखाया कि कैसे सीखना है। उनकी ये किताब फोटोग्राफिक मेमोरी या स्पीड रीडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड के बारे में है। वे कहते हैं कि हम एक ऐसे पिंजरे में बंद हैं जिसकी चाबी हमारे ही हाथ में है। अगर आप ये मान लेते हैं कि आपकी याददाश्त खराब है तो वो खराब ही रहेगी। जिम क्विक हमें उन मानसिक बेड़ियों को काटना सिखाते हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकती हैं। ये किताब पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि आप वाकई एक सुपर हीरो बन सकते हैं, बशर्ते आप अपने दिमाग को सही कमांड देना सीख जाएं। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी किताब का जिक्र करना ज़रूरी है जो हमें विफलता को देखने का एक नया नज़रिया देती है, ब्लैक बॉक्स थिंकिंग, जिसे मैथ्यू सैयद ने लिखा है। ये किताब विमानन यानी एविएशन और चिकित्सा यानी हेल्थ केयर के बीच के अंतर से शुरू होती है। जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो पूरा सिस्टम उसके ब्लैक बॉक्स की जांच करता है ताकि वो गलती दोबारा ना हो, लेकिन जब मेडिकल में कोई गलती होती है तो उसे अक्सर छिपा दिया जाता है। सैयद कहते हैं कि सफलता का सबसे छोटा रास्ता गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना है। अगर हम अपनी असफलताओं को व्यक्तिगत हार के रूप में देखने के बजाय डेटा के रूप में देखना शुरू कर दें तो हमारी तरक्की की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएगी। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी ईगो को किनारे रखकर अपनी गलतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। एक और बहुत ही पावरफुल लेकिन कम चर्चित किताब है शो योर वर्क, जिसे ऑस्टिन क्लियॉन ने लिखा है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम कुछ महान हासिल कर लेंगे तब दुनिया को बताएंगे, लेकिन क्लियॉन कहते हैं कि प्रोसेस को शेयर करो, ना कि सिर्फ रिजल्ट को। वे हमें इमैच्योर बनने की सलाह देते हैं क्योंकि एक नौसिखिया ही नई चीज़ें सीखने का साहस रखता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन इस डर से रुके हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे या मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप अपनी सीखने की यात्रा को साझा करके एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो आपकी सफलता में आपका साथ दे। ये सेल्फ प्रमोशन के बारे में नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी को दूसरों के साथ बांटने के बारे में है। इंसानी रिश्तों और बातचीत की कला को समझने के लिए क्रूशल कॉन्वर्सेशंस एक ऐसी किताब है जो हर घर में होनी चाहिए। हम अक्सर उन बातों को टाल देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि रिश्ता खराब हो जाएगा।
लेकिन ये किताब सिखाती है कि कैसे कठिन से कठिन बात को भी सेफ्टी के साथ कहा जा सकता है। ये हमें सिखाती है कि जब बातचीत गर्म हो जाए, हाई स्टेक्स, तो कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर समाधान की तरफ बढ़ा जाए। चाहे वो ऑफिस में बॉस के साथ सैलरी की बात हो या घर में किसी पुराने मनमुटाव को सुलझाना, ये किताब आपको शब्दों का वो जादू सिखाती है जो कड़वाहट को भी मिठास में बदल सकता है। इन सभी किताबों की यात्रा हमें एक ऐसे बिंदु पर ले आती है जहां हमें समझ आता है कि ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए होता है। अक्सर हम सैकड़ों किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आता क्योंकि हम उन पर अमल नहीं करते। ये हिडन किताबें आपसे केवल समय नहीं मांगती, बल्कि ये आपसे बदलाव की प्रतिबद्धता मांगती हैं। जब आप द 5 AM क्लब में रॉबिन शर्मा की वो बात सुनते हैं कि अपनी सुबह को जीतो, अपनी जिंदगी को जीतो, तो वो सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये किताबें हमें उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालती हैं जहां हम खुद को छोटा समझकर बैठे थे, और हमें दिखाती हैं कि पूरी कायनात हमारा इंतजार कर रही है। इन किताबों के हर शब्द में एक ऊर्जा है, एक आग है, जो अगर एक बार आपके अंदर सुलग गई तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं पाएगी। अगर हम थोड़ा और गहराई के उस स्तर पर चलें जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है, तो एक ऐसी किताब उभर कर आती है जिसे ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ कहा जाता है, जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखा है। ये किताब उन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है जो अपनी पुरानी आदतों और अपनी पहचान के कैदी बन चुके हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग हमारे अतीत की यादों का एक पुलिंदा है। हम हर सुबह उठते हैं और वही पुरानी बातें सोचते हैं, वही पुराने इमोशंस महसूस करते हैं, जिससे हमारा भविष्य भी हमारे अतीत जैसा ही बन जाता है। वे क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल करके ये समझाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों के जरिए अपने जीन्स और अपनी सेहत को बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि खुद को बदलने का मतलब है अपने पुराने वर्जन की मौत और एक नए वर्जन का जन्म। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपनी पूरी हकीकत को फिर से लिख सकते हैं। इसी कड़ी में एक और शानदार किताब है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जिसे ब्रूस लिप्टन ने लिखा है। ये किताब उस पुरानी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकती है कि हम अपने डीएनए के गुलाम हैं। लिप्टन कहते हैं कि हमारा डीएनए हमें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमारा पर्यावरण और हमारे विचार हमारे सेल्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आप लगातार तनाव और डर में रहते हैं तो आपके सेल्स खुद को बचाने की मुद्रा यानी प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं और विकास रुक जाता है। लेकिन जैसे ही आप प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास की अवस्था में आते हैं, आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। ये किताब हमें अपनी बायोलॉजी का मास्टर बनाती है और हमें समझाती है कि हमारे विश्वास ही हमारी वास्तविकता की रचना करते हैं। ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है कि आपकी सेहत और आपकी किस्मत आपके हाथों में है। अब बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी क्रिएटिविटी को उस मुकाम पर ले जाएगी जहां से मास्टरपीस निकलते हैं। फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, जिसे मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने लिखा है। आपने गौर किया होगा कि कभी-कभी आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, न भूख लगती है और न ही थकान महसूस होती है। लेखक इसे फ्लो कहते हैं। वे समझाते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हम खुद पैदा करते हैं जब हम किसी ऐसी चुनौती का सामना करते हैं जो हमारे स्किल्स के बराबर हो। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के उबाऊ कामों को भी एक आनंददायक अनुभव में बदल सकते हैं। फ्लो में रहना ही इंसान के होने का सबसे ऊंचा अनुभव है और ये किताब उस तक पहुंचने का नक्शा हमें देती है। बात अगर सफलता और नजरिए की हो रही है तो माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस को कैसे भुलाया जा सकता है। ये किताब दो तरह के माइंडसेट के बीच का अंतर बताती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी बुद्धि और टैलेंट जन्मजात है और उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए वे हार से डरते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और अभ्यास से कुछ भी सीखा जा सकता है। ये एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जहां एक तरफ विफलता एक अंत की तरह लगती है, वहीं दूसरी तरफ वो सीखने का एक अवसर बन जाती है। ये किताब माता-पिता, शिक्षकों और लीडर्स के लिए एक अनिवार्य पाठ है, क्योंकि ये सिखाती है कि कैसे हम अपने और दूसरों के अंदर छिपी प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ऐसी किताब का जिक्र करना भी जरूरी है जो हमें कठिन समय में धैर्य रखना सिखाती है। द ऑब्स्टिकल इज द वे, जिसे रायन हॉलिडे ने लिखा है।
ये किताब उन लोगों की कहानियों से भरी हुई है जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी बाधाओं को ही अपनी सबसे बड़ी सीढ़ी बना लिया। चाहे वो जॉन डी रॉकफेलर हो या महात्मा गांधी, इन सभी ने एक ही सिद्धांत का पालन किया कि जो चीज आपको रोक रही है वही रास्ता है। ये किताब हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब आप अपनी समस्याओं को एक दुश्मन के बजाय एक गुरु की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाती। ये स्टोइक दर्शन का वो व्यावहारिक रूप है जो आज के कम्पेटिटिव युग में सबसे ज्यादा जरूरी है। इन सभी छिपी हुई किताबों का निचोड़ हमें एक ही सत्य की ओर ले जाता है कि हमारे जीवन की क्वालिटी हमारे द्वारा पूछे गए सवालों और हमारे द्वारा पढ़ी गई बातों पर निर्भर करती है। अक्सर हम उन उत्तरों की तलाश में भटकते रहते हैं जो हमारे अंदर ही छिपे हैं, और ये किताबें बस एक टॉर्च की तरह उन कोनों को रोशन कर देती हैं। ये किताबें आपको केवल जानकारी नहीं देती, ये आपको एक नया नजरिया देती हैं। जब आप थिंक एंड ग्रो रिच की गहराई को समझते हैं या द एल्केमिस्ट के उस सफर को महसूस करते हैं तो आपको समझ आता है कि पूरी कायनात आपको सफल बनाने के लिए साजिश रच रही है, बशर्ते आप खुद पर विश्वास करना ना छोड़ें। ये हिडन किताबें उन राजों को खोलती हैं जो सदियों से सफल लोगों के बीच एक ओपन सीक्रेट रहे हैं। हर पन्ना आपको एक नई शक्ति का एहसास कराएगा और हर अध्याय आपको आपके सपनों के एक कदम और करीब ले जाएगा। अगर हम जीवन के उस पहलू की ओर मुड़ें जहां हमारी आंतरिक शांति और बाहरी दुनिया का टकराव होता है, तो एक बहुत ही प्रभावशाली किताब सामने आती है, साइलेंस इन द एज ऑफ नॉइज, जिसे अर्लिंग काग ने लिखा है। अर्लिंग काग एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दुनिया के तीनों ध्रुवों नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एवरेस्ट को फतह किया है। वे कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी लग्जरी शांति है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम शोर से घबराते हैं, इसलिए हम हर वक्त अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए रखते हैं या टीवी चला देते हैं। लेकिन काग समझाते हैं कि असली खोज तब शुरू होती है जब शोर थम जाता है। जब आप अकेले और शांत होते हैं तब आप अपने सबसे गहरे विचारों और डर का सामना करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि शांति का मतलब सिर्फ शोर का न होना नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर का एक ऐसा कोना है जिसे हम कहीं भी, यहाँ तक कि भीड़-भाड़ वाले ऑफिस में भी महसूस कर सकते हैं। ये किताब आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक मरहम की तरह काम करती है। इसी तरह एक और हिडन मास्टरपीस है जिसे अक्सर बिजनेस की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन ये असल में जीवन जीने की कला है, द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, जिसे बेन होरोविट्स ने लिखा है। ये किताब उन प्रेरक नारों से कोसों दूर है जो कहते हैं कि सब कुछ आसान है। होरोविट्स बहुत ही ईमानदारी से बताते हैं कि जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हैं तो कितनी बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हार गए हैं, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और कोई भी आसान जवाब आपके काम नहीं आएगा। वे इसे द स्ट्रगल कहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि उस वक्त डटे रहने से मिलती है जब सब कुछ बिखर रहा हो। ये उन लोगों के लिए है जो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें लगता है कि शायद वे अकेले ही इस दर्द को झेल रहे हैं। ये किताब आपको बताती है कि महानता का रास्ता ही कठिनाइयों से होकर गुजरता है। इंसानी दिमाग और हमारे व्यवहार के बीच के उस अदृश्य तार को समझने के लिए प्रीसुएजन, जिसे रॉबर्ट सियाल्डीनी ने लिखा है, एक क्रांतिकारी किताब है। अपनी पहली किताब इन्फ्लुएंस में उन्होंने बताया था कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन प्रीसुएजन में वे बताते हैं कि वो पल कितना महत्वपूर्ण है जब आप अपनी बात कहना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि किसी को राजी करने का असली जादू आपकी बात में नहीं बल्कि उस माहौल में है जो आपने बात शुरू करने से पहले बनाया है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपसे आपकी सेहत के बारे में पूछने के बाद कोई दवा बेचे तो आपके खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारा वातावरण हमारी पसंद नापसंद को कंट्रोल करता है। इसे पढ़कर आप न केवल एक बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं बल्कि आप ये भी समझ पाते हैं कि दुनिया आपको कैसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बात अगर आदतों और मनोविज्ञान की चल रही है तो टाइनी हैबिट्स, जिसे बीजे फॉग ने लिखा है, एक ऐसी किताब है जो एटॉमिक हैबिट्स के कॉन्सेप्ट को और भी सरल बना देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फॉग कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बड़ा सोचने के बजाय बहुत छोटा सोचना शुरू करें। वे एक फॉग बिहेवियर मॉडल देते हैं, B=MAP। इसका मतलब है कि व्यवहार यानी बिहेवियर तब होता है जब प्रेरणा यानी मोटिवेशन, क्षमता यानी एबिलिटी और संकेत यानी प्रॉम्प्ट एक साथ मिलते हैं। वे हमें सलाह देते हैं कि नई आदत को किसी पुरानी आदत के पीछे जोड़ दें, जैसे ब्रश करने के बाद मैं एक बार लंबी गहरी सांस लूंगा। ये छोटी सी तकनीक आपके दिमाग पर कोई दबाव नहीं डालती और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बदलाव ले आती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बार बार बड़े वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते।
इसी के साथ एक ऐसी किताब जो आपको आपकी अहम से रूबरू कराएगी, ईगो इज द एनिमी, जिसे रायन हॉलिडे ने लिखा है। हम अक्सर अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं, लेकिन हॉलिडे कहते हैं कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमारा अपना अहंकार है। जब हम सफल होते हैं तो अहंकार हमें सीखना बंद करने को कहता है। जब हम असफल होते हैं तो अहंकार हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। ये किताब हमें उन महान लोगों की मिसाल देती है जिन्होंने अपनी ईगो को काबू में रखा और गुमनामी में रहकर भी महान काम किए। ये आपको सिखाती है कि हम्बल रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये किताब आपको जमीन पर टिके रहना सिखाती है, भले ही आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हों। इन किताबों का अनंत सफर हमें उस सच्चाई की ओर ले जाता है कि हम सब एक अधूरी कहानी की तरह हैं, जिसे पूरा करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ये हिडन किताबें उस ज्ञान का वो भंडार हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। ये हमें बताती हैं कि चाहे वो डीप वर्क का फोकस हो, असेंशियलिज्म की सादगी हो या एटॉमिक हैबिट्स की निरंतरता, सब कुछ हमारे भीतर के एक छोटे से बदलाव से शुरू होता है। जब आप इन लेखकों के सालों के अनुभव को चंद घंटों में पढ़ लेते हैं तो आप केवल जानकारी नहीं ले रहे होते, बल्कि आप उनकी आत्मा के एक हिस्से को अपने अंदर समाशित कर रहे होते हैं। ये किताबें आपको ये भरोसा दिलाती हैं कि दुनिया की कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका हल किसी महान दिमाग ने पहले न खोजा हो। आपका काम बस उन पन्नों को खोलना और उन रहस्यों को अपने जीवन में उतारना है। अगर हम जीवन के उस सबसे गहरे रहस्य की बात करें जिसे हम अक्सर बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, तो द पावर ऑफ नाउ, जिसे एकहार्ट टोले ने लिखा है, एक ऐसी किताब है जो आपके जीने के पूरे आधार को ही हिला देती है। हम या तो अपने अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, और इस बीच हम उस एकमात्र पल को खो देते हैं जो वाकई हमारे पास है, और वो है अभी। टोले हमें सिखाते हैं कि हमारा मन यानी माइंड एक ऐसा औजार है जो अगर बेकाबू हो जाए तो हमारी जिंदगी को नर्क बना सकता है। वे हमें अपने विचारों का साक्षी बनना सिखाते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि आप वो चेतना है जो इन विचारों को देख रही है, तो आपके अंदर एक असीम शांति का जन्म होता है। ये किताब आपको चिंता और तनाव की उन जंजीरों से आजाद कर सकती है जिन्हें आपने अनजाने में खुद ही पहना है। इसी तरह एक और किताब जो आपकी प्रोडक्टिविटी और सोचने के तरीके को बदल सकती है, वो है द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे अतुल गवांडे ने लिखा है। ये किताब सुनने में शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन इसकी गहराई हैरान कर देने वाली है। एक मशहूर सर्जन होने के नाते गवांडे बताते हैं कि कैसे जटिल से जटिल काम, चाहे वो रॉकेट उड़ाना हो या किसी की जान बचाना, एक छोटी सी चेकलिस्ट की मदद से सफल बनाए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में हमारी असफलता का कारण अज्ञानता नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर और सही तरीके से लागू न कर पाना है। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में बड़ी आपदा बन जाती हैं। ये किताब हमें अपनी आदतों और कामों में उस सटीकता को लाना सिखाती है जो एक साधारण इंसान को प्रोफेशनल बनाती है। इन सभी किताबों की इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा के बाद ये साफ है कि एक अच्छी किताब केवल जानकारी का जरिया नहीं होती, बल्कि वो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ये हिडन खजाने हमें बताते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि हमेशा अंदर से शुरू होता है। चाहे वो अपने समय को 4000 हफ्तों के नजरिए से देखना हो या अपनी ईगो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना हो, हर एक सबक हमें थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और समझदार बनाता है। याद रखिए, महानता की राह पर चलने के लिए आपको बहुत कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस वही काम सही ढंग से और सही जानकारी के साथ करने की जरूरत है। ये किताबें वो मेंटर्स हैं जो हर वक्त आपके साथ रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि इन छिपी हुई किताबों की दुनिया ने आपको कुछ नया सोचने और करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको लगा कि आज की इस चर्चा से आपके जीवन में थोड़ी भी वैल्यू जुड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी गहरा और रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाने का हौसला मिलता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो खुद को बेहतर बनाने की तलाश में है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही किताबों के गहरे राज और सेल्फ हेल्प की दुनिया की अनसुनी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी किताब आप सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे, या फिर ऐसी कौन सी किताब है जिसने आपकी जिंदगी बदली है और जिसे दुनिया को जानना चाहिए। आपके सुझाव हमें और बेहतर बनने में मदद करते हैं। किताबों के इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली ज्ञान से भरी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद को निखारते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।